नमस्कार, फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा। फेस ऑफ छत्तीसगढ़ है प्रकाश अवस्थी। वो कैसे, क्योंकि व्यक्तिगत परिचय एक बार हम जानते हैं। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड में बताऊंगा तो मेरा गांव जो है जहाँ पे मेरी खेती बाड़ी या बाकी सारी चीजें मेरे परिवार के लोग रहते हैं वो अमलीपदर यहाँ से कुछ रायपुर से 200 किलोमीटर है। जी, फिर आप स्ट्रगल आपने स्ट्रगल वाली लाइफ कैसी? मुझे लगता है कि मैंने वो स्ट्रगल नहीं की तो आमतौर पे लोगों ने फिल्मों में किया है, वैसा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप इन तमाम चीजों को? नहीं, मुझे लगता है कि जब आपको सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है, ईश्वर की कृपा होती है आपके ऊपर, तो वो सारा चीज अपने आप मेंटेन हो जाता है। कोई एक आध ऐसा गाना जो आपके बहुत करीब हो, आपने गाया हो? पागे हो रे सरी सुख संसार के, नहीं छोड़ो अब जोड़ीदार रे, बोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ीदार रे। किसी रिक्शे वाले ने आपको फोन किया कि भैया विधायक की लड़की लमो जाता हूँ? अरे बहुत, मतलब मैं अभी भी कहीं जाता हूँ तो रिक्शा कहाँ है भैया, आओ बोला रिक्शा घुमा देने का। जो मेकिंग का जो अब समय है या फिल्म जो है, कितना अंतर आया? बहुत ज्यादा अंतर है और अब बजट को लेकर के भी, फ्रीडम को लेकर सारी चीजें हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं। उन तमाम पसंद को एक सार करके आप लोग जब फिल्म बनाते हैं, कितना मुश्किल होता है ये? जो यंग जनरेशन है वही फिल्म देखता है और यंग जनरेशन ही फिल्म को हिट करता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने आपकी तारीफ की हुई और घर में हमारे भाभी जी गुस्सा हुई? उसने ही मुझे प्रेरित किया था कि भाई आप कहाँ मुंबई जाओगे, यही जाओ। अच्छा, उसके पीछे उसका उद्देश्य ये भी था कि मुंबई चले जाएंगे, मैं यहाँ क्या करूँ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ रफ्तार मीडिया की खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा। और अब तक हमने आपको पिछले एपिसोड में हमने दिखाया है कि राजनीतिक सफर करने वाले राजनेताओं के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार उनकी जो राजनीति में शुरुआत हुई, किस प्रकार अभी वो कहाँ किस पद पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तमाम चीजों की शुरुआत हुई है। लेकिन अब फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में एक नया अंदाज, नया कलेवर आ गया है। अब हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया की। और फिल्मी दुनिया, अगर हम छत्तीसगढ़ का नाम रखें तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के अभिनेता, छत्तीसगढ़ के कलाकार, छत्तीसगढ़ में जो लोग जाने पहचाने हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। और आज हमारे इस कार्यक्रम में फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हमारे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ है प्रकाश अवस्थी। प्रकाश अवस्थी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे फेस ऑफ छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ हम बोले, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से बाहर अगर हम राज्यों की बात करें तो आपका चेहरा लोगों के बीच में ऐसा बस गया है कि लोग प्रकाश अवस्थी मतलब पूरा रिक्शा वाला, मैं अरूप होती, तमाम चीजों को जानते हैं। तो प्रकाश जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो कैसे, क्योंकि व्यक्तिगत परिचय एक बार हम जानते हैं, दर्शकों को हम बता दें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड में बताऊंगा तो मेरा गांव जो है जहाँ पे मेरी खेती बाड़ी या बाकी सारी चीजें मेरे परिवार के लोग रहते हैं वो अमलीपदर है। अमलीपदर यहाँ से कुछ रायपुर से 200 किलोमीटर है, जो गरियाबंद से आगे। पर मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा बचपना जो है वो गरियाबंद में बीता, गरियाबंद में, और उसके पहले वहां से। तो लेकिन जब मैं बचपने में था तो यहाँ पे गरियाबंद में टूरिंग टैकेज हुआ करती थी। टूरिंग टैकेज मतलब ओपन थिएटर जो मेले वगैरह में लगा, और बहुत पुरानी फिल्में लगती थी, मतलब रायपुर में लग के वो फिल्म 2 साल बाद वहाँ पे लगती थी। तो हम लोग वो फिल्म देखते थे। बाद में फिल्मों का जमाना आया, VCR में करके 1 रुपए में हम फिल्म देखते थे। मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन, बड़ा क्रेजी था अमिताभ बच्चन के लिए। उनको देखता था लगातार, कोई फिल्म मिस नहीं करता था, देखता था। मतलब बहुत ही अच्छे, आज मुझे बहुत अच्छे। लेकिन मन में एक एक्टर बनने की, हीरो बनने की तमन्ना थी, लेकिन उस समय कोई जरिया नहीं था हमारे पास में कि हम सोच भी सके कि हमको मुंबई जाना है, काम करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर वो होता है, लेकिन जब हम सुनते थे कई मायापुरी आता था, माधुरी आता था, या फिर ऐसे न्यूज में सुनते थे कि बहुत सारे जो बड़े एक्टर हैं उन्होंने फुटपाथ पे कई दिन बिताए, उनको फुटपाथ में सोना पड़ा, बर्तन मांजते थे। तो हिम्मत नहीं होती थी कि यार हम ये सब कैसे कर पाएंगे, जाकर के इतना बड़ा स्ट्रगल करना मुश्किल हो सकता था।
जरिए समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में पढ़ाई लिखाई कॉलेज से मैंने एमकॉम किया। एमकॉम करने के बाद में शादी आदि भी हो गई थी, काम में लग गया था, पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी कर रहा था। थोड़े पैसे आए, मुंबई जाना चाहिए, थोड़ा स्ट्रगल करके देखना चाहिए, थोड़ा एक किस्मत आजमाना चाहिए। मैं थिएटर करता था, करता था यहाँ पे, टेली फिल्में करता था, दूरदर्शन करता था। तो उसी दरमियान और चीजें अपनी बनने शुरू, और मैं थोड़ा लेट पहुंचा के ऑडिशन में। ऑडिशन हो गई थी, कास्टिंग हो गई थी, लेट पहुंचा, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका और छैया भैया में मिली मुझे, और वहां से मेरी फिल्म की शुरुआत। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पहले आप ठेकेदारी करते, मतलब उस समय भी आप निर्माण का कार्य करते थे, और आपने बस जगह अपना चेंज कर दिया, क्षेत्र चेंज कर दिया, यहाँ पर भी आप निर्माण का काम कर रहे हैं, पिक्चर भी बनाते हैं, कलाकार भी बन गए। मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगा, निर्माण का कार्य जैसे फिल्मों का बनाने का काम जो है, वो मैंने बहुत मजबूरी में किया है। मजबूरी में इसलिए किया है कि मुझे याद है कि वो छैया भैया के बाद में एक फिल्म आई थी फूलों माँ बाप का, और 2-3 फिल्में बड़ी हिट हुई, और बड़ी हिट होने की वजह से लोगों को लगा कि यार ये बहुत आसान काम है। लोगों ने अनाप शनाप फिल्में बनाई, जिनको फिल्म बनाने का कोई जानकारी नहीं, उन्होंने फिल्म बनाई, और फिल्म धड़ाधड़ गिरी, और इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई। तो उस समय एक और कारण था कि उस समय सेलुलाइट की फिल्में बनती थी, फिल्म का बजट 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए चला जाता था, वो रील्स पे बनता था, नेगेटिव पे बनता था। मैंने सोचा यार क्या तरीका हो कि फिल्म का बजट कम। तो उसी समय एक कैमरा आया, HDV FX1 कैमरा, उससे मैंने कम बजट में फिल्म बनाने की शुरुआत की। मेरे HDV FX1 एक कैमरा आया, और उसमें मैंने फिल्मों को बनाने की शुरुआत की, और उसमें बजट बहुत कम आ रहा था। गजब दिन भाई मेरी पहली फिल्म थी जिसको मैंने बनाया, उसके बाद में उसको थिएटर पे लाया। उस फिल्म को मनोज वर्मा जी, सतीश जैन जी, प्रेम चंद्राकर जी, यहाँ के सारे दिग्गजों ने देखा और बड़ा अप्रिशिएट किया। और उसके बाद ही हमने माया फिल्म बनाई, और माया के बाद में रिक्शा वाला, इस तरीके से कंटिन्यू जो HD का फॉर्मेट है वो शुरुआत। तो ये कारण था बहुत बड़ा कि मैं एक निर्माता जी। तो जैसा कि प्रकाश जी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि आप फिल्में देखा करते थे, अमिताभ बच्चन से आप काफी इंस्पायर थे, आप उन्हें देख के कुछ सीखते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो गॉडफादर बोले, अगर हम किसी क्षेत्र में गॉडफादर अलग चीज होता है, तो मतलब मेरे इंस्पिरेशन है, मेरा आइकॉन। तो हम ये मान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को देख के आपने फिल्म में कलाकार बनने का आपने सोचा। जी, आपने कहा कि आप मुंबई भी गए, फिर आप स्ट्रगल आपने की, तो स्ट्रगल वाली लाइफ कैसी? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये लगता है कि हीरो जो पर्दे में दिख रहा है उसे कोई मेहनत नहीं होती है। एक्चुअल में हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रगल जो आप इस मुकाम तक पहुंचे, कितने स्ट्रगल आपने भी किए। मुझे लगता है कि मैंने वो स्ट्रगल नहीं किया जो आमतौर पे लोगों ने किया है। स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर हाँ एक प्रयास किया, पैसों का इन्वेस्टमेंट किया, पैसों को गंवाया भी बहुत, क्योंकि मेरी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। लोगों ने अप्रिशिएट जरूर किया, लेकिन फिल्म चला नहीं, मेरा पैसा गया। बाद में भी फिल्मों में मेरा पैसा गया, वो सारी चीजें हुई। और मुंबई भी गया, लेकिन मुंबई में भोजपुरी फिल्में करने के लिए गया, स्ट्रगल करने तो नहीं गया मैं। मैंने भोजपुरी फिल्में कटी, बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की, वहाँ की सारी जो हीरोइनें हैं सब मेरे साथ में काम की। लेकिन कहना चाहिए कि जो स्ट्रगल होता है कि बाद में सो रहे हैं और बहुत दर भटक रहे हैं, वो वाला स्ट्रगल मैंने नहीं किया, शायद भगवान ने मुझे नहीं कराया। यहाँ इतना नाम दे दिया था कि मुझे लगा कि मुंबई में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जिस माटी ने, जिस जगह से मैं पैदा हुआ हूँ, इस माटी ने मुझे इतना नाम दिया है, तो मुझे इस माटी का ही कर्ज उतारना चाहिए, और यही के लिए छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना चाहिए। और इसलिए मैं लगातार यही पे सक्रिय, अब मैंने भोजपुरी फिल्म करना भी छोड़। तो जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं, प्रकाश अवस्थी जी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस माटी में जन्म लिए उस माटी का कर्ज उतारना है, और उस माटी का कर्ज उतारते उतारते जो छत्तीसगढ़ महतारी है वो इतनी खुश हो गई है कि आपको एक बड़ी पहचान देती है जनता के बीच में। आपके जो दर्शक हैं, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी प्रकाश जी, आपके जो दर्शक हैं, दर्शकों के बीच में जो आपका एक फेस, आपकी पर्सनालिटी एक चॉकलेटी बॉय की, कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप तमाम चीजों को? नहीं, मुझे लगता है कि
जब आपको सक्सेस मिलता है, सफलता मिलती है, ईश्वर की कृपा होती है आपके ऊपर, तो वो सारा चीज अपने आप मेंटेन हो जाता है। आप किसी भी एक्टर को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, जब वो सक्सेस नहीं थे, बाद में सक्सेस हुए तो उनका चेहरा चेंज हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका चेहरा बहुत कॉमन सा फेस था, सक्सेस होने के बाद उनका चेहरा, तो वो अपने आप सक्सेस जो है वो अपने आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि दर्शक आपसे ये अपेक्षा रखते हैं और आपको दर्शकों के लिए ऐसे रहना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सारी चीजें होती चली जाती है। कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो भी मुझे याद है बीच में भूपेश बघेल जी हमारे सीएम थे, भूपेश जी एकदम गोरे हो गए, तो किसी ने पूछा कि बोले दाऊद का गोरा कैसे हो, कैसे जाके बोलते, तो भूपेश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और ये वास्तव में सच बात है। उन्होंने कहा था कि भाई जब एक ओहदा मिलता है, एक जगह मिलता है, एक पैसा आता है, तो चीजें अपने आप बदल जाती है। तो ये सच बात है, अपने आप मेंटेन हो जाता है। तो सीधी सीधी बात ये है, प्रकाश जी अपनी बातों को जो है आप लोगों को और अच्छे से बताते हैं। जैसे कि हमने पूछा कि इनकी पहचान, इनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं। असल में ये राज नहीं बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों की आपके फिट रहने का राज क्या है, लेकिन ये भी बात सही है कि जिनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, माँ सरस्वती का हाथ होता है, वो तमाम जो कलाएं अगर उनके पास में होती हैं तो वो दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है प्रकाश जी, आप पिक्चर बनाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, मतलब सरस्वती माँ, ऐसा लगता है कि सरस्वती माँ जो है सारा कला आपके अंदर भर दी। कैसा अपने आप को आप अनुभव, आप कैसा आप में महसूस करते हैं आप? मुझे लगता है कि जो रंगमंच का कलाकार होता है वो सिंगर भी होता है, वो एक्टर भी होता है, उसको धीरे से काम करते करते बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं, डायरेक्शन भी किए, तो उसमें मैं भी अछूता नहीं रहा। अभी जो मेरी फिल्म आई थी उसमें मैंने गाने भी लिखे और वो लोगों ने पसंद किए, तो लिरिक्स राइटर भी बन गया मैं, स्क्रिप्ट भी लिखा, डायरेक्शन भी किया, हर तरीके से। और अपने आप जब आप किसी एक विधा से जुड़ते हो तो उसके आसपास की चीजें अपने आप होती चली जाती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और धीरे धीरे उसकी समझ होती चली जाती है। क्योंकि हमने सीखा सभी चीज से सीखा था और धीरे धीरे सारी चीजें होती चली गई। और अब चूंकि मैं रंगमंच भी करता हूँ, स्टेज परफॉर्मर भी हूँ, तो सिंगिंग भी करता हूँ। हालांकि फिल्मों में मैंने बहुत गिने चुने गीत गाए हैं, लेकिन स्टेज पे हमको गाना ही पड़ता है, तो इस तरीके से सिंगर भी होते हैं। भोजपुरी में आप देख लीजिए, लगभग सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट सिंगर हैं, तो ये रीजनल एक्टर को एक सिंगर होना भी पड़ता है। तो इस तरीके से सारी विधाएं अपने आप आ जाती है, मतलब कूट के जो आशीर्वाद है सरस्वती जी ने आपको दिया। जिस प्रकार से अभी बात कर रहे हैं, प्रकाश जी ने कहा कि मैंने फिल्मों में गाना भी गाया, तो हम वो भी सुनाएंगे आपको। प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, आपने नवरात्रि के समय पे जसगीत भी गाए हैं, आपने फिल्मों में गाने गाए, कोई एक आध ऐसा गाना जो आपके बहुत करीब हो, आपने गाया हो, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। अभी मेरी एक फिल्म आई है, इस फिल्म का नाम है मोर बाई हाई फाई, तो इसका एक गीत का 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। पागे रे सारी सुख संसार के, नहीं छोड़ो अब जोड़ीदार रे, तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ीदार रे, तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ीदार रे, तोला नहीं छोड़ो मोर जोड़ीदार रे। मतलब जिस प्रकार से आप गाना गा रहे हैं, आपने जो सुनाया, जो आपकी फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई मोर बाई हाई फाई, मोर बाई हाई फाई का जो नाम कैसे आया, इसमें किस प्रकार का आपका किरदार, ये जरा दर्शकों का, क्योंकि दर्शक तो देख चुके हैं फिल्में आपकी, लेकिन फिर भी मोर बाई हाई फाई फिल्म के किरदार के विषय में ये बोलना चाहूंगा कि इस फिल्म में एक हवलदार की भूमिका में, क्योंकि एक कॉमन हवलदार है और उसकी बीवी जो है वो एक न्यूज एंकर और उसके पीछे लगा रहता है। फिर बाद में शादी होती है, फिर बाद में एक अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई। और एक कहावत भी है ना कि इस संसार में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, स्त्री की दुश्मन पुरुष नहीं है। तो उस तरीके से कोई चीज घटनाक्रम है फिल्म में और एक ड्रामा है, ये ड्रामा है और बहुत ही शानदार मैसेज के साथ में। मैंने
एक चीज हमेशा समझा है कि मैं कोई फिल्म बनाता हूँ और अगर उससे मेरे समाज को मैं कुछ बात नहीं दे पाया, कोई मैसेज नहीं दे पाया, कोई सीख नहीं दे पाया, तो मुझे फिल्म नहीं बनानी चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के मैंने, जब हम लोगों ने माया बनाई थी, माया में भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। बहुत इंटरटेनमेंट वाली फिल्म थी, एंटरटेनर फिल्म थी, और उस फिल्म को देखने के बाद बहुत सारे भाई भाई जो अलग हुए थे वो एक हो गए, जो मुझे बाद मैसेज करके बताते थे। माया भी हमने वैसे ही बनाई। तो उसी एक प्रयास में मैंने ये कोशिश की थी कि जो महिला सशक्तिकरण है उससे एक फिल्म बनाऊं, और ये फिल्म लोगों ने, जितने लोगों ने भी देखा, सब अप्रिशिएट किया। जी, अच्छा, जैसे कि प्रकाश जी, आपने कहा कि जो भाई भाई अलग हुए थे उन्होंने आपको मैसेज किया मयारू टू, जो माया टू और माया पिक्चर देखने के बाद आपने पूरा रिक्शा वाला भी बनाई। रिक्शा वाले ने, किसी ने फोन किया आपको? रिक्शा वाला फिल्म के बारे में क्या बोलूं, मैं रिक्शा वाले रहता हूँ, विधायक की बहन से प्रेम हो जाता है, फिर उसके लिए बड़ा स्ट्रगल होता है फिल्म में। रिक्शा वालों के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वो अपने आप को उस नजरिए से देखते थे। मुझे याद है कि अंबिकापुर में टीएस सीन जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो पूरे रिक्शा वालों को ले जाकर के थिएटर में दिखाया था, और उसके अलावा भी हर रिक्शा वाला आज भी याद रखता है उस फिल्म को, और मुझे बार बार कॉल करके मैसेज करके बोलते हैं कि भैया आप रिक्शा वाला 2 बनाइए यार। तो वो फिल्म एक कॉमन मैन की कहानी थी, जो एक बड़े घर की बेटी से उसका प्यार होता है और इस तरीके से स्ट्रगल होता है, और बड़े अच्छे ढंग से सतीश जैन जी ने डायरेक्ट किया था। और वो फिल्म के बाद में मुझे, जो लोग मेरा नाम नहीं जानते, गाँव में आमतौर पर टाइटल पढ़ते नहीं, नाम नहीं जानते, माता बहने जो, तो मेरे को देख करके पूरा रिक्शा वाला जावत थे तो बोल देते हैं। तो वो उस फिल्म ने मेरे को बहुत बड़ी पहचान दी। जी भाई जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि किसी रिक्शे वाले ने आपको फोन किया कि भैया विधायक की लड़की लमक जाता हूँ? अरे बहुत, मतलब मैं अभी भी कहीं जाता हूँ ना, तो रिक्शा कहाँ है भैया, आओ बोले रिक्शा घुमा देने का, आओ तो, मतलब हर कोई तो रिक्शा से रिलेट करके मेरे को बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो पैडल वाला रिक्शा भी बंद हो चुका है, तो ई-रिक्शा आ गया है, तो ये ट्रेडिशन भी चेंज होते चला जा रहा है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि जो फिल्में थी वो काफी समाज में लोगों को आपने संदेश दिया है, लोगों ने उसे अपने ऊपर आत्मसात भी किया, तमाम चीजें आपने बताई। अब प्रकाश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप काफी लंबे वक्त से इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म जो मेकिंग का जो अब समय है, या फिल्म जो है, कितना अंतर आया? क्योंकि पहले के समय की फिल्मों में और अब की फिल्मों में कितना अंतर आप देखते हैं? बहुत ज्यादा अंतर है, और अब बजट को लेकर के भी, फ्रीडम को लेकर सारी चीजें हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, कैमरे इतने सारे आ गए हैं, डिजिटल में हाई डेफिनेशन के कैमरे इतने सारे आ गए हैं कि रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, और उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वीएफएक्स पे काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आज साउथ में 300, 400, 500 करोड़ की फिल्में बनती हैं, हम लोग यहाँ पे 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ की फिल्में बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग पहले से बहुत अपग्रेड किए हैं, और कहानी में भी बहुत अपग्रेडेशन आया है। नए नए कलाकार जो इंस्टाग्राम के माध्यम से सामने आ रहे हैं, गाँव के कलाकार। पहले बोला जाता था कि भाई कलाकार को दबाया जा रहा है, इस कलाकार को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इंस्टाग्राम ने लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो उस तरीके से बहुत सारे नए कलाकार आ रहे हैं, उनको हिट भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम एक ही मामले में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, वो है सेंसर बोर्ड, और हम अभी सरकार से मांग भी करने वाले हैं सेंसर का भी यहाँ पे स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई का सेंसर बोर्ड बहुत ही बर्बाद हो चुका है। वहाँ पे काम कराने जाओ तो 2 महीने 3 महीने समय लगाते हैं, तो उस सेंसर बोर्ड को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, और हमको सेंसर बोर्ड यही छत्तीसगढ़ में लाना पड़ेगा, मुझे ये जरूर लगता है। प्रकाश जी, अगर हम बात करें, भी हम बात कर रहे हैं फिल्मों में, जिस प्रकार से फिल्में आ रही, लगातार आप फिल्में देते जा रहे हैं, निर्माण भी आप करते हैं फिल्मों का, हमने देखा पहले भी जब मैंने आपको देखा था और आज मैं आपको देख रही हूँ, आपके लुक में थोड़ा सा चेंज आया, आपने दाढ़ी बना ली, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले फिल्म के लिए तैयारी चल रही है आपकी? निश्चित तौर पे, मैं सच बताऊं तो मैंने शायद लाइफ में पहली बार दाढ़ी रखा है, और अभी एक फिल्म के लिए हमारे माता है मोहित साहू जी, जिसने अभी उनकी एक फिल्म हड्डा की प्रोडक्शन की बहुत बड़ी हिट हुई है, उसके पहले गुइया एक फिल्म हुई थी, तो गुइया 2 एक फिल्म आएगी, तो गुइया 2 में मुझे एक रोल करना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत किया कि भैया आपको
गाड़ी रखना पड़ेगा, जी। तो मैं उनके लिए रखता हूँ। अच्छा, मतलब आने वाली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं अब आपके फैन फॉलोइंग की। जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इनका चेहरा जो है लोगों के बीच में एकदम चॉकलेटी वाला चेहरा है, जो भी आपसे बहुत अच्छे से मिल लेता है। युवाओं के बीच में आप काफी ज्यादा प्रचलित हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं आपको काफी आपके फैन है महिलाएं। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी महिला ने आपकी तारीफ की हुई और घर में हमारी भाभी जी गुस्सा हुई? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी जो है वो सबसे पहले जो फिल्म में किया था वो सैया मियां शादी हो गई थी, उसने ही मुझे प्रेरित किया था कि भाई आप कहाँ मुंबई जाओगे, यही जाओ। अच्छा, उसके पीछे उसका उद्देश्य ये भी था कि मुंबई चले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य था और उस तरीके से उन्होंने मुझे फिल्म लाइन में भेजा है। तो उनके तरफ से मुझे 100% सपोर्ट मिला, और जब परिवार का सपोर्ट मिलता है, अब तो मेरे बच्चे भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो काम करने में बड़ा मजा आता है। उनका सपोर्ट इस तरीके से रहता है कि पापा को जो देव से मिला है इसी वजह से मिला है, और इसी वजह से हमारा सर्वाइवल है, यही हमारा एक ईश्वर की कृपा है। तो वो इस चीज को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। और रही बात तारीफ की, तो आप दुनिया में कोई काम करते हैं, मैं तो एक फिल्म लाइन का आदमी हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, गीत गाता हूँ, नृत्य करता हूँ, उनको अच्छा लगता है मेरा किरदार। जैसे मैं याद करूंगा, मैंने एक भाई का किरदार किया था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मतलब लोग मुझे कभी भी स्टेज पे जाता हूँ तो गाना गाने के लिए बोलते हैं कि भैया वो गाना मैं गा देता। तो इस तरीके से लोगों का अपना एक, क्योंकि हम फिल्म करते हैं तो वो आपको प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे मेरे घर में मेरी पत्नी को या किसी को भी कभी तकलीफ नहीं, खुशी। जी, बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि आपको इस लाइन में लाने के लिए प्रेरित किया है भाभी जी ने, आपने कहा। तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जब आपकी शूटिंग जब चलती है, शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, उस समय पारिवारिक जीवन और फिल्मी जीवन में कैसे बैलेंस कैसे कर पाते हैं? काफी मुश्किल सवाल है, जवाब उतना आसान नहीं होगा देना, फिर भी कैसे करते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कुछ एक फिल्मों के लिए बाहर जाना हुआ है, आप लोग मनाली, एक राजू दिलवाला के लिए मनाली लंबे समय तक रहे। बहुत समय तक मुंबई रहा, जब मूवी कंटिन्यू कर रहा था, मुंबई रहना पड़ता था, 3-3, 4-4 महीने में आता था। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई, परिवार हमेशा सपोर्ट करते रहा, और कभी जरूरत पड़ी तो जहाँ मैं शूटिंग में हूँ, मैंने उनको भी शूटिंग में बुलाया कि आप भी आ जाओ लोकेशन पे, आप देखो। तो इतना तकलीफ वाली बात नहीं, क्योंकि जब मन से आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो तो उसके प्रति 100% समर्पण होता ही है। और परिवार को मेरी पत्नी ने बहुत अच्छे से संभाला, और माता पिता भाई सभी लोगों ने बहुत मैनेज करके रखा। तो मुझे, मैं बताऊं तो भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं। तो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ना कि हम हमेशा जब भी हम किसी से मिलते हैं और जब वो नेम, फेम और गेम दोनों उनके पास में जब आता है, जब शोहरत जब उनके पास में आ जाती है, तो सवाल यही उठता है, और लोगों के भी दिल में ये सवाल उठता है कि आखिर बैलेंस कैसे करते हैं, फैमिली लाइफ जो है और जो इनका प्रोफेशनल लाइफ है, कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पारिवारिक सपोर्ट इनका है, परिवार के लोगों का सपोर्ट है, और सबसे ज्यादा होम मिनिस्टर का सपोर्ट है आपको। तो जहां पर अगर होम मिनिस्टर का सपोर्ट अगर हो जाए तो सरकार इतनी अच्छी चलती है ना कि लोग उसकी तारीफ करते हैं चलते चलते, क्योंकि प्रकाश जी समय से हम बंधे हुए हैं और बातें इतनी सारी है कि हम उसको एक एपिसोड में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आगे भी हम आपसे आपकी बातें करेंगे। आपका एक छत्तीसगढ़ी गाना है जो आपने गाया था, चलते चलते हमारे दर्शकों को वो जरा सुनाइएगा, और एक मैसेज जाएगा आपके दर्शकों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए आपकी साइड से एक मैसेज जाएगा। बहुत सारे गाने हैं। मैं जो स्टेज पे गाता हूँ आमतौर पे, वो मैंने नहीं गाया, लेकिन मेरी फिल्म का गीत है, वो सुना देता हूँ। इसको मोहम्मद अजीज, जो कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर के बड़े बड़े हीरो के लिए गाया हुआ है, मोहम्मद अजीज जी ने गाया था उनके लिए एक गाना, मैं रूबन का ये गीत गाता। धरती पवन चमके गगन, धरती पवन चमके गगन, जब तक सूरज चंदा
रहे अमर मांग के सिंधु मुरमया गंगा गंगा रे गंगा रे गंगा रे गंगा गंगा रे गंगा रे गंगा रे गंगा गंगा गंगा। हमें ऐसा लगता है कि मयारू गंगा आपके दिल के काफी करीब है वो। नहीं, बहुत ही करीब। बहुत गाना भी आपने अच्छा गाया और जिस अंदाज से आपने गाया है वो अंदाज मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के दिल तक आज पहुंचा है। आप किन दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे, क्या एक मैसेज आप देंगे? मैं पथ के बोलना चाहूँ दर्शक मन से कि आप छत्तीसगढ़ी फिल्म देखत रहो और हम बहुत अच्छा फिल्म बनावत हन, आप मन के बीच में लावत हन और कोशिश करो कि आप जितना फिल्म देखना चाहते हो जितना फिल्म लावो और अपन संस्कृति ला, अपन माटी ला, अपन ठेठरी खुर में सुहारी को खुशबू ला फिल्म के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचावो। आपके साथ की जरूरत है। धन्यवाद। प्रकाश जी, आपने जिस प्रकार से दर्शकों को संदेश दिया है और इसके साथ में ये कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए समय दिया है, यहाँ पर आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी थी चर्चा छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक प्रकाश अवस्थी के साथ, जिन्होंने तमाम चीजें अपनी बातें बताई हैं। हमने कहा है अभी फिलहाल हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, लेकिन अभी हम इतना नहीं जान पाएंगे कि इनके बारे में जानना मतलब इतिहास जानना होगा। अगले एपिसोड में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में हम किसी एक नए चेहरे के साथ फिर से आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा हाजिर होगी नए एपिसोड में फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार।